हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर पक्के करके जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो देखते हैं बर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत यानी बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है। देखो भाई, बात है 1893 की। एक स्विस साइंटिस्ट थे, नाम था अल्फ्रेड बर्नर। इन्होंने सोचा कि ये जो उपसह संयोजन यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, इनकी बॉन्डिंग आखिरकार होती कैसे है। जैसे हर रिश्ते के अपने तौर तरीके होते हैं ना, तो वैसे ही इनके अंदर दो तरह की ताकतें मतलब संयोजकताएं होती हैं, और यही है बर्नर का असली राज। तो इसमें दो तरह की संयोजकताएं होती हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्विस रसायनज्ञ अल्फ्रेड बर्नर ने सन 1893 में उपसह संयोजन यौगिकों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बंधन प्रकृति और उनकी संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बर्नर का उपसह संयोजन सिद्धांत कहा जाता है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो आप देखिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, इस कॉम्प्लेक्स के केंद्र में कोबाल्ट यानी CO+3 है, इसके सेंट्रल में बीच में मौजूद है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। अब देखो, लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी लिगेंड और उपसह संयोजन मंडल। तो इस कोबाल्ट के चारों तरफ जो ब्रैकेट के अंदर NH3 ये अमोनिया जुड़ा हुआ है, ये NH3 अमोनिया जुड़ा हुआ है, जिसे हम लिगेंड यानी NH3 लिगेंड कहते हैं। यह पूरा क्षेत्र टूटेगा नहीं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी उपसह संयोजन मंडल कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले इसकी प्राइमरी बैलेंसी देखते हैं, यानी इसमें दो तरह की संयोजकताएं होती हैं, प्राइमरी संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी बैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में बाहर की तरफ जो 3Cl नेगेटिव आयंस हैं, एक ये और एक ये, यह प्राइमरी बैलेंसी को दर्शाते हैं। किसको? ये प्राइमरी यानी प्राथमिक बैलेंसी को दर्शाते हैं। और यह क्या होते हैं, ये Cl नेगेटिव, यह आयनिक होती हैं और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को संतुष्ट करती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी बैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। तो आप इसमें अंदर की तरफ देखिए, इस कोबाल्ट से जो 6NH3, ये 6NH3 जो जुड़े हैं, ये क्या है, यही इस कोबाल्ट की सेकेंडरी बैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को दर्शाती हैं। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 यानी 6। तो अब ये द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, ये द्वितीयक संयोजकता नॉन आयनिक होती है, यानी यह ब्रैकेट के बाहर नहीं जाती। तो चूंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसलिए इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति होगी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, यानी इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। तो अब ये जो पूरा कंपाउंड है, जो पूरा यौगिक है, इसमें प्राइमरी बैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता तो है 3 और सेकेंडरी बैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता है 6। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें कितने प्रकार की संयोजकताएं, इसमें 2 प्रकार की, 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसीज। बर्नर के अनुसार उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहली, प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी बैलेंसी। यह संयोजकता क्या करती है, यह संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यह संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करती है। यह आयनकारी होती है और जैसे सामान्यतः ऋणावेशित आयनों जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव आदि द्वारा
संतुष्ट होती है और यह दिशात्मक डायरेक्शन नहीं होती है, अर्थात इसका यौगिक की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बर्नेस साहब ने बताया कि जो बीच का मेटल होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम, उसके पास दो तरह की ताकत होती है, प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी बैलेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो यह समझ लो कि यह वह रिश्ता है, वह रिलेशन है जो सिर्फ दिखाने के लिए या आसानी से टूटने के लिए होता है। यह आयन बना सकती है यानी आयनकारी होती है और आमतौर पर बाहर बैठे ऋणावेशित आयन यानी Cl नेगेटिव इसको संतुष्ट करते हैं, लेकिन इसकी कोई निश्चित सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, जिधर मन किया उधर जुड़ गए। उसके बाद आती है हमारी द्वितीयक संयोजकता यानी सेकेंडरी बैलेंसी। ये क्या होती है? यह संयोजकता उपसह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े हुए लिगैंड्स यानी लिगैंड्स की संख्या को शो करती है। तो यह वो रिश्ता है, वो रिलेशन है जो सीधे लिगैंड्स के साथ जुड़ता है, जैसे उसमें डायग्राम में कोबाल्ट NH3 के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। यह नॉन आयनकारी होती है, यानी जल्दी से तोड़ी नहीं जा सकती, ब्रैकेट के अंदर होती है भाई। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होती है, यानी इसका एक निश्चित आकार जियोमेट्री होता है, जिससे ये अष्टफलकीय हो सकती है, चतुष्फलकीय हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद यह नॉन आयनकारी होती है और उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों जैसे NH3, H2O, Cl नेगेटिव आदि द्वारा संतुष्ट होती है। यह दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होती है और इसी के आधार पर उपसह संयोजन यौगिक की निश्चित ज्यामिति जियोमेट्री निर्धारित होती है, जैसे अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय या फिर वर्ग समतलीय। उसके बाद अंतरिक्ष में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके चारों ओर जितनी द्वितीयक संयोजकताएं, जितने लिगैंड्स होते हैं, वे अंतरिक्ष में एक निश्चित त्रिविमीय यानी 3D व्यवस्था में व्यवस्थित होती हैं, जो यौगिक का निश्चित आकार, निश्चित शेप तय करती हैं। अब आता है बर्नियर का प्रयोगात्मक अध्ययन। तो बर्नियर ने जो अपना ज्ञान है वो उन्होंने सिर्फ हवा में नहीं छोड़ा, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया, यानी उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। तो उन्होंने एक यौगिक लिया COCl3 × 6NH3, जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो उन्होंने जब इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई तो क्या हुआ, यहाँ पर जो क्लोरीन था, जो क्लोरीन निगेटिव ब्रैकेट के बाहर था, वो तुरंत भाग गया और सिल्वर के साथ मिलकर AgCl का सफ़ेद अपक्षेप बना लिया। लेकिन जो अंदर बैठा था यानी जो 6NH3 कोबाल्ट से जुड़े हुए थे और बाकी चीज़ें, तो उसने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। तो इससे दुनिया को समझ आ गया कि हाँ भाई, मेटल के पास सच में दो अलग अलग तरह की संयोजकताएं, दो अलग अलग तरह की बैलेंसी होती हैं। अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए बर्नियर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की यौगिकों यानी COCl3 × 6NH3 का अध्ययन किया, और जब इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ कराई गई तो उन्होंने देखा कि उपसह संयोजन मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आसानी से आयनित होकर AgCl का श्वेत अपक्षेप यानी सफ़ेद अपक्षेप बनाते हैं, जबकि जो मंडल होता है उसके अंदर जो लिगेंड्स मौजूद होते हैं, जैसे जो NH3 थे, जो 6NH3 कोबाल्ट से जुड़े हुए थे, वो आयनित नहीं होते हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि धातु की दो अलग अलग प्रकार की संयोजकताएं, दो अलग अलग प्रकार की बैलेंसी होती हैं। अब उसके बाद इस सिद्धांत की सीमा यानी लिमिटेशंस। देखो, अब हर हीरो की कहानी में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, तो वैसे ही बर्नियर साहब के सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी। यह सिद्धांत सभी शंकुमर धातु यौगिकों के रंग, उनके चुंबकीय गुणों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और स्थायित्व को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सका। तो वह यह नहीं बता पाए कि सभी धातुएं ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाती, कुछ ही धातुएं क्यों बनाती हैं। एंड यह यौगिकों के रंग और उनके चुंबकीय गुणों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।